आज कक्षा में साराकाश उपन्यास के उत्तरार्ध के 6वें नंबर अध्याय का व्याख्या प्रस्तुत किया जाएगा। इस अध्याय में बताया गया है कि समर को दिवाकर के प्रयास से उसको नौकरी मिल जाती है। यह नौकरी मिलती है दिवाकर के पिताजी के दोस्त प्रेस न्यूज़पेपर का उनके पास प्रेस था और उस प्रेस में उनको नौकरी मिलती है और नौकरी यह थी प्रूफ रीडिंग का कार्य उसको वहाँ पर करना था। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्य संपन्न करना था उसे। काम समर को नहीं आता था पर वह आश्वस्त था कि 2-4 दिन के प्रशिक्षण से वह वहाँ सीख जाएगा। एक परेशानी थी, प्रेस बहुत दूर थी, लगभग 2 मील, वेतन 75 रुपया था और शर्त थी कि समर को 3rd ईयर में प्रवेश लेना पड़ेगा। समर के मन में लड्डू फूट रहे थे। इसी खुशी के अवसर पर उसने सोचा कि वह प्रभा को धोती का उपहार देगा। अतः उसने दिवाकर से 20 रुपया उधार मांगे। वह जल्दी से जल्दी प्रभा को यह खुशी का समाचार सुनाना चाहता था। पैसे लेकर वह दिवाकर के घर से वापस लौट रहा था कि दरवाजे पर शिरीष भाई मिल गए। फिर विचारों का आदान प्रदान न चाहते हुए भी शुरू करना पड़ा। समर ने अपनी चोटी कटवा ली थी। शिरीष ने उसे तुरंत इंगित कर लिया और समर वहाँ पर थोड़ा झेप गया। लेकिन कुल मिलाकर के समर जो है समय को परखना जानता था। शिक्षा का यही उद्देश्य भी होना चाहिए, व्यक्ति को विनम्रशील होना चाहिए। और समर जो है वह शिरीष से बहुत कुछ सीखा। भारतीय संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ विशेषता पर दोनों में चर्चा हुई। समर ने कहा कि उसकी दृष्टि में आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन ही भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। पर शिरीष भाई इस बात से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ये भारी भारी शब्द हैं पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये संसार मिथ्या है, ये कहना अपनी जिम्मेदारी से पलायन करना है। समर ने विषय को थोड़ी बदलते हुए भारतीय ऋषि मुनियों की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा की, जिसके उत्तर में शिरीष भाई ने स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाया, जिसका निष्कर्ष था कि यदि किसी ने 30 वर्ष तक तपस्या करके किसी चमत्कार को शक्ति प्राप्त कर ली तो उसने संसार का क्या भला हुआ। इसके बाद शिरीष भाई ने पुनः भारतीय संस्कृति में एक और स्त्रियों और शूद्रों की दयनीय स्थिति तथा दूसरी ओर ब्रह्मज्ञानी के सबको समान रूप से देखने के सिद्धांत में पारस्परिक विरोध स्पष्ट किया। उसके बाद शिरीष भाई ने फिर विषय बदलकर भारत में इतिहास लेखन की परंपरा के अभाव तथा उसके स्थान पर पुराणों में इतिहास को बार बार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की चर्चा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इसी कारण भारत में एक यथार्थ वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव ऐतिहासिक परंपरा का अभाव रहा है। वह भी कुल मिलाकर के पाश्चात्य विचारों को यानी एक तर्कपूर्ण कसौटी पर वो रखने का प्रयास करता रहा। कौन? जो शिरीष है। और समर भारतीय संस्कृति को वह महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में पेश करता रहा। इसके बाद समर के मन में तो यह भावना पैदा हुई थी कि जल्दी जल्दी यहाँ से मैं निकल करके घर पहुँचूँ। समर घर जाना चाहता था, अतः वह अनमना सा हो गया था। जब वह बाहर आया तब दिवाकर ने बताया कि 4:30 बजे या 4:45 बजे यहाँ से गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुँचा देती है। वहाँ से नौकरी के लिए प्रेस तक पैदल वो चला जाएगा। इस तरह की बात से वह प्रभावित भी हुआ और उसकी बात को मान भी लेता है। धोती के दाम 12 रुपये सुनकर समर
का सारा उत्साह भंग हो गया। उसने एक ही धोती खरीदी, बंडल लेकर घर की ओर चला। वह जल्दी से जल्दी प्रभा तक पहुंचना चाहता था। प्रभा ने कितनी मुसीबतें सही हैं, यही पहला उपहार वो देकर जाना चाहता था, पर कैसे देगा यह वो सोच रहा था। रास्ते में इस बात को लेकर उसे थोड़ी खुशी भी थी। उसने सोचा कि भाभी और अम्मा भी बुरा मान सकती हैं, पर सोचा कि अम्मा को जाकर दूंगा क्योंकि पहला हक उनका ही है और अम्मा खुद ही खुद प्रभा को दे देंगी। इस तरह की वो कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। दरवाजे पर छोटा भाई कुंवर मिला। उसके पूछने पर समर के मुंह से सहज ही निकल गया कि वह धोती भाभी के लिए धोती लाया है। समर ने धोती अम्मा को दी। उन्होंने खोली और उन्हें तथा भाभी को पसंद आई। कुंवर के ये कहने पर कि धोती भाभी के लिए लाए हैं, अम्मा जी का सारा उत्साह पस्त हो गया। धोती उलट पुलट कर देखी और प्रभा को देने के लिए समर को वापस दे दी। खाना खाते समय उसने भाई साहब को 3rd ईयर में एडमिशन लेने की बात बताई। भाई साहब ने कहा कि बाबूजी से अनुमति लेनी थी। समर चाहता था कि धीरज इस विषय में बाबूजी से बात करे और उसने मना कर दिया। ध्यान देने की बात है, उस घर में समर जो है वो अपने एग्ज़ाम में पास हुआ था, इसलिए वो अगली कक्षा में एडमिशन लेना चाहता था। जबकि वहीं पर उसका छोटा भाई धीरज अपने 10 की परीक्षा में फेल हो चुका है, इसलिए घर में एक अलग सा माहौल है और लोग नहीं चाहते हैं कि अब समर को आगे पढ़ाना, क्योंकि लोगों में पढ़ाई के प्रति एक उत्साह की जो भावना थी थोड़ी कमी आ गई। लेकिन समर के पास होने पर लोगों को उतनी खुशी नहीं है जितना कि धीरज को फेल होने में लोग दुखी हैं। प्रभा साड़ी लेकर प्रसन्न थी और नाराज भी। वह पैसे कहाँ से मिले ये जानने के लिए थोड़ा उत्सुक थी। वह प्रभा नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। पढ़ने लायक खर्चा तो निकल जाएगा और वह एमए भी कर लेगा। दोनों सुखद और उज्जवल भविष्य की कल्पना में खो गए। प्रभा भी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। घर में लाइब्रेरी होगी, 2-3 पत्रिकाएं भी आएंगी। समर एक योजना रखता था तो प्रभा उसमें सुधार करती। उस रात बगीचे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगने वाली नेम प्लेट तक पर भी चर्चा हो गई। वह कुंवर को अपने साथ रखकर पढ़ाना चाहता था। यानी कहने का मतलब है कि दोनों कल्पनाशील हैं और अपने अपने कल्पनाओं में खो गए कि वो एमए करेगा, अच्छी सर्विस करेगा, लेक्चरर होगा तो ऊंचे स्तर की पढ़ाई होगी, क्लास इस घर पर मैगजीन आएगी। यानी इस तरह की बड़ी दूर तक की कल्पना दोनों ने कर डाली। और प्राय ऐसा होता भी है, पति पत्नी जब दोनों प्रेम के भावनाओं में जब मिलते हैं तो वहाँ कल्पना थोड़ी प्रधान कभी कभी हो भी जाती है। दूसरा दिन रविवार था। उसने जाकर काम देख आने का निश्चय किया। सवेरे उठने पर उसने प्रभा से किसी दिन दिवाकर के घर चलने के लिए कहा। शिरीष भाई की बीमार बहन को देख आने की भी बात की। शिरीष भाई का पूरा परिचय उसे बताया। शिरीष भाई के अनुसार सबसे बड़ा धर्म है मानवता, बाकी धर्मों की मनुष्य को जरूरत ही नहीं है। उसी समय दरवाजे पर जोर से धक्का मारा गया और बाबूजी की जली कटी चीखने की आवाज़ आई। पूरा घर नहा चुका था पर प्रभा तथा समर अभी तक बाहर नहीं आए थे। रात की धोती और पढ़ाई की बात उन तक पहुंच चुकी थी। उनका भाषण जारी था। उस समय समर को लगा कि जैसे वे लोग कोई घोर अनैतिक और अनुचित अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हों और दोनों जैसे मानो शर्मसार हो जाते हैं।
इस तरह से बाद में किवाड़ी खुलती है और बाबूजी जोर जोर चिल्ला रहे थे, दहाड़ रहे थे मानो। एक प्रकार से विलम्ब पहले यह दिखाया गया कि पहले के गार्जियन यानी अगर बच्चे विलम्ब उठते थे तो कितना घर में तहलका सा एक वातावरण में बदलाव आ जाता था। उस बात को भी यहाँ पर लेखक राजेंद्र यादव जी ने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।